नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 कानून की समझ का अध्ययन करेंगे। साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो हम चलते हैं अध्याय 4 पर। इससे पहले के तीनों वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले। ये मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले ये तीनों वीडियो देख ले, उसके बाद ही यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम चलते हैं अध्याय पर। तो आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 4 कानून की समझ। और इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह कानून है क्या और कानून की परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद देखिए कानून कितने प्रकार के होते हैं, कानून के प्रकार जानेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि कानून बनते कैसे हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस को जानेंगे। शिक्षा का अधिकार क्या है इसको जानेंगे, और संसद में बहस किस प्रकार होता है इसको भी जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या कानून सब पर लागू होते हैं, यानी कानून जो बनता है हमारे देश में क्या सभी लोगों पर लागू होता है इसको जानेंगे, ठीक। उसके बाद और लोकप्रिय कानून का उदाहरण को कुछ जानेंगे, यानी ऐसे कानून जो लोगों को पसंद नहीं आए और लोगों के विरोध के कारण क्या हुआ, सरकार ने उसे वापस ले लिया। तो ऐसे कुछ और लोकप्रिय कानून हैं, इनको भी हम लोग जानेंगे, ठीक। और लास्ट में अभ्यास के प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, इन सभी को हम हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है कानून की समझ। इसको इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज। सबसे पहले समझिए कि यह कानून है क्या, ठीक है। तो देखिए आप आसान भाषा में समझिए। आप पहली कक्षा में नामांकन करवाने जाते हैं किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का, ठीक है। तो स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बहुत सारे उसके लिए नियम कानून होते हैं, है ना, कि जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, वह बच्चा 6 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अगर आप वोट डालने जाते हैं तो उसके भी नियम कानून हैं। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, है ना, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आ गया और आपने किसी को चाकू से हमला कर दिया तो इसके लिए भी नियम कानून है, आपको जेल जानी पड़ेगी, है ना, या आपको मौत का सज़ा भी मिल सकता है। फिर इसके बाद देखिए अगर आपको मान लीजिए शादी करना है तो उसके लिए भी नियम कानून है। लड़कियों का उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, और लड़कों का उम्र कम से कम 21 वर्ष। दहेज नहीं लेना है। तो यह सब शादी के लिए नियम कानून है, ठीक। अब चलिए ज़मीन खरीदना बेचना है आपको, तो उसके लिए भी क्या है, अलग तरह का नियम कानून है, ठीक है। आप रोड पे चलते हैं, ठीक, तो रोड पर चलने के लिए भी यातायात के तरह तरह के नियम हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में सभी लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। सभी चीज़ के लिए क्या है, नियम कानून बना हुआ है, ठीक। अभी जो बातें मैंने आपको बताई, ये सभी बातें लोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। इन सभी के लिए नियम कानून बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में एक व्यवस्थित समाज के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, और इन्हीं कानूनों से हमारा देश व्यवस्थित ढंग से चलता है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि क्या ये कानून सभी के लिए बराबर है। तो हाँ, ये कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, नेता हो, सरकारी कर्मी हो, कोई भी व्यक्ति हो। कानून जो होता है वह सभी के लिए एक समान होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सुब्रत राय। ये हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, सहारा इंडिया कंपनी के मालिक भी थे, और कानून के उल्लंघन के मामले में इनको जेल की सज़ा काटनी पड़ी है, ठीक। उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी जेल की सज़ा काटनी पड़ी है कानून के उल्लंघन के मामले में। या फिर कुछ बाबाओं को देख लीजिए, राम रहीम या फिर आसाराम बापू। ये लोग ऐसे बाबा हैं जिनके हज़ारों लाखों में लोग इनके फॉलोअर्स हैं, है ना, लेकिन फिर भी कानून के उल्लंघन के मामले में इन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अभी भी जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो अगर आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे कानून क्या है, तो देखिए किसी भी देश या सामूहिक व्यवस्था में एक व्यवस्थित समाज, मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखकर जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है, ठीक है। आप इसको लिखते चलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ बिंदु भी हैं कानून के बारे में, ठीक है। पहला बिंदु है कि भारत के सभी लोग कानून की नज़र में बराबर है। दूसरा बिंदु है कानून धर्म, जाति, लिंग, अमीरी अथवा गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तीसरा बिंदु है कि किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है जो सभी के लिए समान होती है, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से सज़ा मिलता है। चौथा बिंदु है कि न्यायालय में अपराध साबित होने के बाद ही व्यक्ति को सज़ा मिलता है। सज़ा ऐसे ही नहीं मिल जाता है किसी को, जब तक उस व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होगा न्यायालय में तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। पांचवा बिंदु है कि प्रति वर्ष ज़रूरत के अनुसार हमारे प्रतिनिधि देश के लिए नए नए कानून
बनाते हैं। ठीक, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे हमारे देश में नया नया कानून क्या होता है, बनते रहता है। अगला बिंदु है कि प्रतिवर्ष ज़रूरत के अनुसार हमारे प्रतिनिधि पुराने कानूनों में संशोधन भी करते रहते हैं। ठीक, अब जैसे कोई कानून पुराना हो गया तो उसमें क्या होता है, संशोधन भी करते रहते हैं। और अंतिम बिंदु है कि ज़रूरत पड़ने पर प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कोई गलत कानून को लोगों के पुरजोर विरोध के बाद वापस भी ले लिया जाता है। अगर मान लीजिए नेताओं ने गलत कानून बना दिया जो जनता के हित में नहीं है, और जनता लोग जब ज़्यादा विरोध करने लगता है तो क्या होता है, वह कानून वापस भी हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। तो यह था कानून के बारे में, आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। आशा है आप उसको नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कानून कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आगे आपके किताब में ही यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया हुआ है कानून का प्रकार। ठीक है, सोपान के रूप में कानून को हम इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कानून जो है यह कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला है संवैधानिक कानून और दूसरा है सामान्य कानून। ठीक, पहले हम दोनों को अच्छे समझ लेते हैं। कानून का परिभाषा आप जान चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद कानून के जो 2 मुख्य प्रकार है, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून, इन दोनों को अच्छे समझ लेते हैं। ठीक, देखिए संवैधानिक कानून का मतलब होता है कि संविधान में लिखे हुए नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, ठीक, आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसके बाद देखिए सामान्य कानून जो है यह संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए अन्य कानून सामान्य कानून कहलाते हैं। ठीक, यानी संविधान में जो कानून लिखे हुए हैं उसी के अनुसार जब कोई दूसरा कानून बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य कानून कहते हैं। जैसे देखिए उत्तराधिकार कानून। ठीक, यह उत्तराधिकार कानून क्या है, तो देखिए अक्सर आप सुने होइएगा पिता के संपत्ति में उनके बेटे बेटियों द्वारा क्या होता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है। ठीक, हमको इतना तो हमको उतना। तो देखिए इस 2005 में इस उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था। ठीक, इसमें पहले क्या था कि पहले परिवार की संपत्ति में यानी पिता की संपत्ति में सिर्फ बेटों को ही हक मिलता था। ठीक, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ कि परिवार की संपत्ति में बेटा बेटी माता पिता तीनों को बराबर हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए वैवाहिक कानून है। ठीक, विवाह के लिए बहुत सारे कानून हैं। लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए इत्यादि। ठीक, हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज हैं विवाह करने के, उन सभी को हमारा संविधान क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए दंड विधान। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपराध करते हैं, हत्या चोरी डकैती, है ना, छीन छान लूटपाट, क्या क्या बहुत सारा अपराध है। तो उन सभी अपराध के लिए कौन सा अपराध के लिए कितना सज़ा मिलना चाहिए, यह सब क्या है, यह सब दंड विधान में है। ठीक है, तो यह सब जो आते हैं यह सब सामान्य कानून में आते हैं। ठीक, तो संवैधानिक कानून क्या है और सामान्य कानून क्या है, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। यह जो सामान्य कानून है इसके भी 2 प्रकार है, इन दोनों को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। ठीक, क्या है दोनों प्रकार, तो सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। ठीक, सामान्य कानून में 2 कानून हैं, सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून। तो सार्वजनिक कानून क्या है, तो देखिए संपत्ति, आपराधिक घटना, व्यक्ति की सुरक्षा तथा व्यक्ति व सरकार के बीच के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक कानून कहलाते हैं। इसके बाद है आपका व्यक्तिगत कानून। तो देखिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए शादी है ना, शादी जो होता है हर धर्म का अपना व्यक्तिगत मामला होता है। आप देखोगे हिंदू में शादी का अलग ही नियम कानून है, मुस्लिमों में अलग ही नियम कानून शादी होता है, सिख धर्म में अलग ही होता है ना, और ईसाई धर्म में अलग ही तौर तरीका है शादी करने का। ठीक, तो ये जो क्या है, यह जो देखिए सभी शादियों को क्या करती है हमारी सरकार, मान्यता देती है। तो यह जो कानून है यह क्या कैसा कानून हुआ, यह व्यक्तिगत कानून हुआ। अब चलिए आपका अगला जो है सार्वजनिक कानून जो है यह 2 भागों में विभक्त है। पहला है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे सभी को, है ना, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दीवानी और फौजदारी, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक, दीवानी कानून को इंग्लिश में कहते हैं सिविल लॉ और फौजदारी कानून को कहते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक, दीवानी कानून में क्या आते हैं, तो दीवानी कानून जो होते हैं ये ज़मीन जायदाद संपत्ति विवाह इत्यादि का जो झगड़ा होता है उसकी स्थिति में लगने वाले कानून क्या कहलाते हैं, दीवानी कानून कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या, ज़मीन जायदाद संपत्ति और विवाह इत्यादि। ठीक, लेकिन यही फौजदारी कानून जो है मार झगड़ा हत्या, है ना, मारपीट चोरी डकैती इत्यादि अपराध के लिए जो कानून लगते हैं वे कैसे कानून कहलाते हैं, फौजदारी कानून कहलाते हैं।
ठीक है। यानी दीवानी कानून में आपको आ गया ज़मीन जायदाद, संपत्ति, विवाह इत्यादि का झगड़ा, ठीक। और इसमें कैसा झगड़ा आ गया, इसमें आ गया हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, ठीक है। यह सब आ गया फौजदारी में। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पॉज करके आप इन सभी को एक एक करके लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा बिंदु है कि कानून कैसे बनते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा, आप पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं कि हमारे भारत देश में कानून बनाने का जो दायित्व है वह किसको है, वह भारतीय संसद को है, ठीक। और भारतीय संसद क्या है, तो यह भी आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, है ना। भारतीय संसद जो है वह 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। उसका पहला अंग क्या है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में बैठने वाले सांसद सीधे लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है। और लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, 543, ठीक है। और देखिए, राज्यसभा में बैठने वाले सांसदों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ठीक। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 238 होते हैं, ठीक। और तीसरा अंग है संसद का राष्ट्रपति, ठीक। चलिए, संसद के 3 अंग आप समझ चुके हैं, पिछले अध्याय में भी इसको पढ़ना था, आप जान चुके होंगे। अब हम समझते हैं कि यह संसद जो है यह कैसे हमारा कानून बनाती है, ठीक। तो देखिए, हमारे देश में समाज के विभिन्न समूहों को जब किसी खास कानून की ज़रूरत होती है तो वे इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आवाज़ उठाते हैं, ठीक। और अगर सरकार को वह बात सही लगता है तो सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा एक विधेयक का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, विधेयक का, ठीक है। और उस विधेयक को लेकर सरकार क्या करती है, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में पेश करती है, ठीक। और सदन में क्या होता है, उस विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होता है। उसमें क्या जोड़ना है, क्या उसमें से छांटना है, यह सब वहाँ पे तय किया जाता है सदन में। और एक सदन से जब वह विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है, सभी लोग सहमत हो जाते हैं, तो फिर वह विधेयक दूसरे सदन में जाता है, ठीक है। यानी अगर लोकसभा में पहले गया है तो फिर वहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, या फिर पहले अगर राज्यसभा में गया है तो वहाँ से पारित होने के बाद फिर लोकसभा में जाएगा, ठीक। और जब दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा होने के बाद जब वह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में वह विधेयक जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक। और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, तो वह विधेयक क्या बन जाता है, हमारे देश का कानून बन जाता है, ठीक। तो कानून कैसे बनता है, आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। आपका देखिए, अगला बिंदु है संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस, ठीक है। सबसे पहले तो यह जानिए कि शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि यह बहस क्या है। तो देखिए, चूंकि यह अधिकार आप लोग से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए यह इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, शिक्षा का अधिकार क्या है, ठीक है। यह एग्जाम में भी आता है, यह शिक्षा का अधिकार क्या है। तो देखिए, इसको आप बिंदु वाइज अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी है, ठीक है। यह इसका पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे कि शिक्षा का अधिकार विधेयक को 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा मंजूरी मिली थी, ठीक है। यह कब पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। और यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश भर में लागू हो गया था, ठीक। अगले बिंदु में लिखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं करना है, ठीक। उसके बाद है प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक का विद्यालय होना आवश्यक है, ठीक है। यह सब इस विधेयक का बिंदु है, ठीक। उसके बाद लास्ट बिंदु में है कि विद्यालयों में प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यह जो चीज़ें हैं यह सब शिक्षा के अधिकार कानून में लिखे हुए हैं। तो शिक्षा का अधिकार कानून क्या है आप समझ गए। अब हम चलते हैं, यह देखिए बहस क्या है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा, जब कोई भी कानून जब हमारे संसद में बनता है, ठीक है, तो निचले सदन और उच्च सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, इसका विस्तृत इस पर चर्चा होता है, ठीक। और चर्चा होने के बाद वहाँ से क्या होता है, वह विधेयक पारित होता है। तो उसी चर्चा को क्या कहते हैं, बहस कहते हैं, ठीक। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस विधेयक पर अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक। और सर्वसम्मति से जो अच्छा होता है उसी का चुनाव किया जाता है, ठीक है।
और लास्ट में वह विधेयक पारित होता है और फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के बाद वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक, तो वह जो चर्चा होता है वही क्या है, वही बहस है। इसमें बहस के बारे में देखिए दिया हुआ है, यहाँ सदन का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष कुछ बोल रहा है कि आपकी बारी है, तो इस सदन का एक मेंबर होता है, वह बोलता है इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद इस तरह से अध्यक्ष बोलता है अब आपकी दूसरे आदमी का बारी है। ठीक, और इस तरह से क्या होता है, बहस होते रहता है। आपने वीडियो में देखा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला बिंदु है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। ठीक, तो देखिए इसके उत्तर में यहाँ पे बहुत सारा अच्छा बात लिखा हुआ है कि हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक, धर्म का मतलब हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जाति का मतलब हो गया बहुत सारा जाति, आप जानते हुए होइएगा, आप भी कोई ना कोई जाति होइएगा, हम भी कोई ना कोई जात हैं। ठीक, लिंग का मतलब होता है महिला या पुरुष। ठीक, तो इस आधार पर कानून में कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक, अगला बिंदु है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह स्त्री हो, महिला हो, या चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह अगड़ा हो या चाहे वह पिछड़ा हो। ठीक, चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह कोई नेता हो। ठीक, यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी के लिए बराबर है। आगे कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है। ठीक, जो सभी के लिए क्या होती है, बराबर होती है। और आगे देखिए कह रहा है कि हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सज़ा देने के लिए न्यायालय होते हैं, न्यायालय ही सज़ा निर्धारित करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई और वही आपको सज़ा दे दी, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका अपराध न्यायालय में साबित नहीं होगा तब तक आपको सज़ा नहीं मिल सकता है। ठीक है, न्यायालय में जब आपका अपराध साबित हो जाए कि हाँ आपने यह गलत काम किया है तभी आपको सज़ा मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है अलोकप्रिय कानून का उदाहरण, यानी ऐसे कानून जो लोगों के हित में नहीं थे और लोगों ने उनका खूब पुरजोर विरोध किया। ठीक है, और इसमें पहला है बिहार प्रेस बिल 1982। ठीक है, बिहार प्रेस बिल 1982। देखिए इस समय आपके बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। ठीक है, और इन्होंने ही यह कानून लेकर आया था, बिहार प्रेस बिल 1982। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से एक नया कानून आया था। कब आया था, 1982 में। इस कानून में ऐसा क्या था जो लोगों को पसंद नहीं आया। तो देखिए इस कानून में ऐसी बातें लिखी गई थी जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दंडित किया जा सकता था। यानी यह ऐसा कानून था कि अगर मान लीजिए आप सरकार के गलत नीति के बारे में आपने कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो आपको सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, आपको दंडित किया जाएगा। तो यह तो गलत बात था, है ना। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते हैं, एकदम बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक, तो यह कानून एकदम गलत कानून था जो लोगों के हित में नहीं था। ठीक, यह जो था यह हमको जो 6 गो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, आप पीछे पढ़े हुए हैं पिछले अध्याय में, उसमें से जो एक मौलिक अधिकार है विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लंघन हो रहा था। हमारे संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसमें से यह जो अधिकार है विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसका इस कानून से क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। ठीक, इसका मतलब कोई आदमी अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इस कानून के आने के बाद बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार के लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया इस कानून के लिए, इस कानून को हटाने के लिए, कि क्या हुआ, यह कानून को सरकार को वापस लेना पड़ गया। ठीक, यहाँ देखिए इस तरह से लोग क्या करते हैं, पोस्टर लेकर प्रेस बिल वापस लो, प्रेस बिल वापस लो, इस तरह से क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगे और यह कानून वापस कर लिया गया सरकार के द्वारा। ठीक वैसे ही देखिए आगे एक और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो यह समझिए कि यह उत्तर पूर्व क्या है। ठीक है, तो आपके देश में देखिए उत्तर पूर्व में यही 7 गो राज्य है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ठीक, और इन 7 राज्यों में एक कानून लगा हुआ है जिस कानून का क्या नाम है, सशस्त्र सेना अधिनियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, यह कब लागू किया गया था, यह 1958 में लागू किया गया था। ठीक है, और यह जो कानून है यह सिर्फ उन्हीं 7 राज्यों में लगा हुआ है
और इस कानून से क्या होता है कि यह अधिनियम सेना को यह अधिकार देता है कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती है और लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। अब देखिए, आम नियम तो यह है कि बिना किसी कारण के पुलिस या सेना आपके घरों की तलाशी नहीं ले सकती है। उसके पास जब तक कोई आधार नहीं होगा, जब तक कोई सबूत नहीं होगा, तब तक वह आपके घर की तलाशी या आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन इस नियम के तहत, है ना, इस अधिनियम के तहत सेना उन 7 राज्यों में किसी के घर में जाकर उसके घरों की तलाशी ले सकती है और वहाँ के लोगों को शक होने पर क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, वहाँ के जो राज्यों के जो लोग हैं उनको यह कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसी के विरोध में देखिए, यह जो एक लेडी है, इसका नाम है इरोम शर्मिला, ठीक है। इसको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। यह मणिपुर की रहने वाली है, इरोम शर्मिला, ठीक है। इस कानून के विरोध में इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा अनशन किया है, ठीक है। इनका अनशन शुरू हुआ था 5 नवंबर 2000 को और इनका अनशन ख़त्म हुआ 9 अगस्त 2016 को, ठीक है। और इन 16 सालों तक इस इरोम शर्मिला ने खाना नहीं खाया था। इनको नाक के द्वारा पाइप से ज़बरदस्ती लोग क्या करता था, खाना दिया जाता था पानी के रूप में। और 16 साल तक इस इरोम शर्मिला ने खाना नहीं खाया, ठीक। और लास्ट में 9 अगस्त 2016 को क्या हुआ, इनका अनशन टूट गया। तो सबसे ज़्यादा दिन तक उपवास करने वाली यह महिला है, ठीक। किसके विरोध में, तो सशस्त्र सेना अधिनियम जो लागू हुआ है 7 राज्यों में, उसके विरोध में यह अनशन की थी। इसलिए इस महिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। चलिए आगे एक और कानून का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, जो अलोकप्रिय कानून था, यानी लोगों के हित में नहीं था। यह कानून नहीं है, यह आपातकाल है, ठीक है। देखिए, सन 1974 से 1976 तक लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगा दी गई थी। देखिए, असल में 1974 और 1976 में इंदिरा गांधी शासन में थी, ठीक है। इंदिरा गांधी आपके देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने क्या की थी, हमारे देश में आपातकाल लगा दी थी बिना किसी मतलब का। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था कि आपातकाल के दौरान प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगाई गई थी। यानी इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया गया था। आपको जो 6 गो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह सब क्या था, स्थगित कर दिया गया था। और सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, ठीक। आप धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, यानी आपातकाल लागू हो गया था। और उस समय जो मीडिया वाले थे, यानी टीवी न्यूज़ चैनल वाले थे, अखबार वाले थे, उनको सरकार की इजाज़त के बिना कुछ भी लिखने या बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जो भी इसका उल्लंघन करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो देखिए, इसी के विरोध में यहाँ पे लिखा है, आपातकाल के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की, ठीक। इसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण, जो आपके बिहार के ही थे, इन्होंने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जन क्रांति जो थी वह किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक। और इसी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के कारण अगले इलेक्शन में इंदिरा गांधी चुनाव भी हार गई, ठीक है। तो यह था अलोकप्रिय कानून का उदाहरण। अब हम चलते हैं आगे। इधर आपके अभ्यास प्रश्न हैं, देखिए 6 अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम लोग हल कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है जो सभी के लिए बराबर होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्हें कानून के उल्लंघन के एक मामले में जेल की सज़ा काटनी पड़ी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कानून बनाने का दायित्व भारतीय संसद को है, ठीक। संसद में देश भर से जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करके एक विधेयक का निर्माण करते हैं। इसके बाद सरकार का मंत्रिमंडल उस विधेयक को संसद में पेश करती है और उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यतया विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक सदन में विधेयक के पारित हो जाने पर दूसरे सदन में चर्चा होती है और फिर वहाँ से
पारित हो जाने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के सहमति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, कानून का निर्माण होता है। अब चलिए, अब हमारा अगला जो प्रश्न है वह 3 नंबर है। आपके विचार में शिक्षा का अधिकार कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों? ठीक, तो देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जवाबदेही है। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में हर वर्ग के बच्चों को सिर्फ 14 वर्ष तक ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है और शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है जो देश को विकसित बनाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न 4 नंबर कि अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार की कोई ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों के ज़रूरतों के अनुसार ना हो तो आम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो जनता के हित में ना हो तो आम लोगों को निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। आम लोगों को उस कानून की आलोचना करनी चाहिए। ठीक, उस कानून के खिलाफ जनसभाएं करना चाहिए। ठीक, अखबारों तथा टीवी चैनलों पर अपने विचार भेजने चाहिए। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे कानून के विरोध में लोग न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। ठीक, अगला है 5 नंबर कि मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं और बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। ठीक है, तो आप इसके उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार। ठीक, विषय में लिखेंगे कि बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाने हेतु। ठीक, उसके बाद लिखेंगे महाशय, हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य आपसे सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया करके अपने राज्य में शराबबंदी पर एक कानून लागू करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब एक जानलेवा चीज़ है। इसके लाभ कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। शराब से न केवल मनुष्य का शरीर बल्कि उसका पैसा, परिवार, सुख चैन सभी का नुकसान होता है। शराब ने छेड़खानी, लूट खसूट, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराधों को बढ़ावा देने का अनैतिक कार्य किया है जिसे बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आप जैसे नेक और विवेकी मुख्यमंत्री से सादर निवेदन है कि शराबबंदी कानून के बारे में गंभीरता से सोचे और इसे बंद करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाए, जिसके लिए हमारा संगठन आपका सदा आभारी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप नीचे लिख देंगे सदस्यगण प्रतिरोध महिला संगठन। ठीक है, यह जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप दाहिने साइड में लिखेंगे नीचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को निम्न बिंदुओं का असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, पहला है आम लोगों को जमीन संबंधी रसीद कटवाने अथवा अन्य कार्यों के लिए शहरों के कार्यालयों तथा अदालतों का चक्कर काटना पड़ेगा। ठीक, इससे उन्हें शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से क्षति उठानी होगी। और तीसरा बिंदु है राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने से ग्रामीणों को जमीन संबंधी हर प्रकार की सुविधा उनके गाँव में ही मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप छठे प्रश्न का भी उत्तर लिख लेंगे। तो चलिए, इस तरह से आपने इन 6 प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका यह वीडियो ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम जल्द आपके साथ अगले चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, पढ़ते रहें, खुश रहें।